बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द डाइंग सन के इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। द डाइंग सन जेम्स जीन्स का मशहूर ऐसे है। ये ऐसे दरअसल उसकी किताब द मिस्टीरियस यूनिवर्स का एक चैप्टर है, जिसमें उसने एक आम आदमी के लिए यूनिवर्स को समझना आसान बना दिया। बज़ाहिर ये एक ऐसे लगता है, लेकिन ये इल्म का ख़जाना है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए या उन तलबा के लिए जो आर्ट्स के हैं, साइंस के नहीं हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मुमकिन तौर पे इन बातों का पहले से ही पता होगा, और अगर नहीं होगा तो अभी पता चल जाएगा और वो आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चलें शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर बाय अ साइंटिस्ट सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स एक साइंटिस्ट है, वो लिटरेरी फिगर नहीं है। लेकिन पैराडॉक्स ये है या आयरनी ये है कि जेम्स जीन्स मशहूर बतौर लिटरेरी राइटर के हैं। जेम्स जीन्स वॉज बॉर्न इन 1877। जेम्स जीन्स 1877 में पैदा हुए एंड डाइड इन 1946 और 1946 में फौत हुए। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, वो फिज़िक्स माहिर तबियात थे। एंड रोट मैनी बुक्स फॉर लेमन टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, और बहुत सी किताबें लिखी आम आदमियों के लिए कि वो कायनात को समझें। द डाइंग सन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम हिज बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स। डाइंग सन उनकी किताब मिस्टीरियस यूनिवर्स से एक एक्सट्रैक्ट है। दो इट्स टाइटल इज़ ओमिनस, अगरचे इसका टाइटल जो है ये बदशगुनी वाला है, इससे नेगेटिविटी फैलती है, डेथ का जिक्र है, द डाइंग सन। लेकिन हर एक चीज़ जिसकी शुरुआत है उसका ख़ात्मा है। एवरीथिंग दैट हैज़ बिगनिंग हैज़ एन एंडिंग। इसलिए परेशानी की बात नहीं है, सब ने मरना है, हर चीज़ ने ख़त्म होना है। Though its title is ominous, yet it contains a lot of thought-provoking and informative material. अगरचे इसका जो टाइटल है वो कदरे डरावना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ और मालूमाती मवाद रखता है। लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस ऐसे। आए हम एक मुख्तसर सी डिस्कशन करते हैं इस ऐसे पे। तो इस डिस्कशन के 6-7 पार्ट्स होने हैं। सबसे पहले हम टाइटल पे बात करते हैं। जैसा कि हमने बात की, डाइंग सन, डाई कौन कर, हर चीज़ डाई कर रही है, लाइफ है। लेकिन यहाँ पे मुराद है कि सूरज ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? सूरज एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और हमें पता है लॉ, यहाँ पे बेशुमार लॉज ऑफ नेचर इन्वॉल्व हैं। अगर हमने इसको समझना है तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी समझना पड़ेगा। जिनको समझ है वो जल्दी समझ आएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर का मतलब ये है कि इस कायनात की कुल एनर्जी और मादा बराबर है। दे आर इंटरकन्वर्टिबल, वो आपस में शक्लें बदलते हैं। कभी एनर्जी मादे में बदल जाती है, कभी मादा एनर्जी में बदल जाता है। तो अब जो मादा सूरज के अंदर है वो जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो फोटॉन की सूरत में यहाँ पे ज़मीन पे या खला में बिखर रहा है। अब फोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, उनकी मैस तो है ना, चाहे वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर इतनी बड़ी बॉडी से मैस निकलना शुरू हो जाए, चाहे एक दिन में 2 kg निकल जाए, 4 kg निकल जाए, कम तो होना शुरू हो गई। 4 अरब साल बाद, 5 अरब साल बाद एक वक्त आएगा जब वो वहाँ से मैस ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ ये डाइंग सन है, ग्रेजुअली वो डेथ की तरफ जा रहा। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको 6 पैराग्राफ्स में हमने डिवाइड किया है। ये ऐसे जो है 6 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। तो हर एक पैराग्राफ की एक अपनी नौइयत है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये ज़मीन की छोटाई से है और कायनात की वुसअत से मुताल्लिक़ है।
कि कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है और ज़मीन कितनी छोटी है। सेकंड पैराग्राफ में उसने डिस्टेंस को कवर किया है कि कायनात के फासले कितने हैं। इतने फासले हैं कि आज तक कोई इंसानी आँख या इंसानी बनाया हुआ आला गैजेट इस चीज़ का तायुन नहीं कर सका कि कायनात कहाँ पे है। बल्कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कायनात इज़ एवर एक्सपेंडिंग, ये फैल रही है। तो यहाँ वुसअत का दूसरे पैराग्राफ में वुसअत का ज़िक्र है और तीसरे पैराग्राफ में लाइफ की बिगनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो ज़मीन कैसे वजूद में आई। एक कॉन्सेप्ट है बिग बैंग का। बिग बैंग कायनात के वजूद का तसव्वुर है, थेरी है। अब ये वाली जो थेरी है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की थेरी है कि आज से अरबों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा यहाँ से तैरता हुआ गुज़रा, जो सूरज के पास से गुज़रा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से उसने इसका कुछ हिस्सा अपनी तरफ खींचा। अब यहाँ पे फिर मसला आ गया आर्ट्स के लिए, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स with which every body attracts every other body with the force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. इसको आसानी से यूँ समझ लें कि जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी। और ये एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। यहाँ पे समझाने के लिए एक सादा सी मिसाल और ले लेते हैं इस मुआशरे से कि छोटा जो है उसने मोटे के गिर्द क्या करना है, चक्कर लगाना है, तवाफ़ करना है। ये ही निज़ाम कुदरत है। ख़ला में भी जाएँ, जो ज़्यादा डेंस चीज़ है उसके गिर्द ही क्या करेंगी, छोटी चीज़ें या हल्की चीज़ें चक्कर लगाएंगे। यहाँ पे भी अगर कोई MNA MP है वो मोटा समझा जाता है तो उसके गिर्द बेशुमार लोग चक्कर लगाएंगे। अब जो MNA के गिर्द चक्कर लगाएंगे, गली मोहल्ले में उनके गिर्द आके और लोग चक्कर लगाएंगे। तो यूँ ये एक साइकिल चलता रहता है, यानी मोटे के गिर्द छोटे ने चक्कर लगाना है, तवाफ़ करना है। उसके बाद आगे कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। फिर ये कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन का दे रहा है कि प्रोकैरियोट बना, फिर यूकैरियोट बना, फिर मल्टी सेलुलर बनते चले गए। फिर यहाँ पे ज़िंदगी के वजूद की वो बात करता है कि ज़िंदगी का जो वजूद है उसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, एक ख़ास कंडीशंस चाहिए। तो वो कंडीशंस सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पे हैं? ज़मीन पे हैं, अर्थ पे हैं। अगर अर्थ से हम सूरज की तरफ चले जाएं तो हीट बढ़ जाएगी, तो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। और अगर अर्थ से हम बाहर निकल जाएं तो सर्दी बढ़ जाएगी, जहाँ पे इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। तो लिहाजा ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे चीज़ें लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़क्त ज़मीन है। तो ज़मीन पे ही लाइफ मुमकिन है। अच्छा, एक और बात है, हो सकता है ज़िंदगी इस कायनात में कहीं और हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कोई और हों। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारी अडॉप्टेशन यूँ बनी हुई है, वहाँ पे जाके कोई और ऑक्सीजन कोई और गैस इनहेल हो सकती है। हम लिक्विड के तौर पे पानी लेते हैं, वो लिक्विड के तौर पे और ले सकते हैं और ले रहे होंगे, या इस सारे से हट के वो सिर्फ गैस पे ही या हीट पे ही सरवाइव कर सकते होंगे। इन अदर वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो लाइफ हो सकती है। अदरवाइज अप टिल नाउ कोई लाइफ के आसार नहीं मिले कहीं भी। लेकिन लास्ट पैराग्राफ है इसका, टेम्परेचर बेल्ट्स की बात करता है कि ख़ास हद तक टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, वहाँ पे लाइफ सरवाइव कर सकती है, उनके अंदर बाहर नहीं कर सकती। लें ठीक है, बाकी इस पर की टेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू।